हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट्स मोशन इन प्लेन। ओके, क्लास 11th एनसीईआरटी मोशन इन प्लेन। ओके, आइए चेक करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के साथ हम किसी भी पॉइंट को पोजीशन लेकर के अगर डिस्कस करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ओके, अ वेक्टर विच गिव पोजीशन, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन देता है या पोजीशन को बताता है किसके रेफरेंस में? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल आर। ओके, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन विथ ओरिजिन एट ओ। यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, याद रखिएगा, एक्स वाई। ओके, ओ सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए एट एनी इंस्टेंट टी, देन ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, दैट इज द ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर। सुनिएगा, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया एक्स और वाई। ओ से ए के बीच का जो पॉइंट है, इसको जो यहाँ पे ओ से लेकर ए लाइन डिनोट किया जा रहा है, वही क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। वेक्टर आर लिख सकते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि ओ ए इक्वल टू आर, यानी वेक्टर आर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? पोजीशन वेक्टर। ओके, द पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड टू इंफॉर्मेशन सच एज। देखो, पोजीशन वेक्टर दो इंफॉर्मेशन देता है। कौन कौन सा देता है देखते हैं पॉइंट से। इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, कहते हैं इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मिनिमम डिस्टेंस को शो करता है, मिनिमम डिस्टेंस को। ओके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेल अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ओके, सेकेंड पॉइंट बताता है इट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहते हैं ये बताता है कि यहाँ ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन भी बताता है, और वेक्टर आर बताता है पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताता है? ओरिजिन। ओके, ओरिजिन बोले तो ओ। ओके, ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताता है और ओ के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताता है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिजिन से ए आपका क्या बताता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ओरिजिन से डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लियर करता है। ओके बच्चों, चलिए, तो कहते हैं ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर। क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर। यू अंडरस्टैंड? तो हाउ कैन यू डिफाइन द पोजीशन वेक्टर? ठीक है, तो याद रखिएगा, अ वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलो बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिफिनेशन क्लियर करते हैं पहले। द वेक्टर विच टेल अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखिएगा बच्चों,
कहते हैं ऐसा वेक्टर जो दो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन, याद रखना एक्चुअल पोजीशन कर विच टेल अस हाउ द एंड विच डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ द पोजीशन को बताता है, उसे बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे पिक्चर से मैं क्लियर करने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए वही ऑब्जेक्ट अगर r डैश वेक्टर r1 एंड यहाँ पर वेक्टर r2 दो पोजीशन वेक्टर पर है, एक ऑब्जेक्ट दो पोजीशन वेक्टर पे है, तो हमें ये क्लियर करना है कि ए वेक्टर जो है r1 एंड r2 दो जार द क्या है, पोजीशन वेक्टर। कहते हैं हमें चेक करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ द पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ पोजीशन अगर बताना है तो किससे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ओके, तो हमेशा रखना द वेक्टर विच टेल अस, ठीक है, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे ओरिजिन से ओ पॉइंट से यहाँ पर एक वही ऑब्जेक्ट r1 डिस्टेंस यानी r1 पोजीशन पे है, पोजीशन वेक्टर पे है, और यहाँ पर r2 पोजीशन वेक्टर। तो कहते हैं दोनों पॉइंट के बीच का जो चेंज है, चेंज ऑफ पोजीशन, कहते हैं जिस वेक्टर के द्वारा चेंज ऑफ पोजीशन बताया जाता है उसी को हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यू अंडरस्टैंड। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, डेल्टा आर वेक्टर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ओके, कभी कभी याद रखिए पोजीशन वेक्टर जो होता है वेक्टर के फॉर्म में, याद रखना i कैप j कैप, ठीक है, k कैप के फॉर्म में देगा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइन द इनिशियल एंड फाइनल। कहते हैं क्या रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप देखिए बिल्कुल सीधी, ठीक है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। करें ज्वाइन द इनिशियल, इसको हम बोलेंगे क्या, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, फाइनल, ठीक है, फाइनल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन। तो क्या, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, अंडरटेकन्स बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन्स द टू पोजीशन। यू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि याद रखना ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये शॉर्टेस्ट गैप होता है। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप जानते हैं यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द XY प्लेन, सपोज इट इज एट द पॉइंट A एट एनी इंस्टेंट t and at point B at any later instant t, then the vector AB is the displacement vector। याद रखना यहाँ पर A और यहाँ पे B पॉइंट है, AB से जो लाइन स्ट्रेट लाइन में गई है वो क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे A पोजीशन, यहाँ से ओरिजिन से A तक पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यहाँ पर B की बात किया जाए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B। दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट गैप होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट गैप होता है या स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, हमेशा रखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओके, बट नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। ओके, नेक्स्ट चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कुछ पॉइंट हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको, मैंने बोला कि वेक्टर फॉर्म में आपको दे सकता है, जैसे देखिए कुछ पॉइंट हैं हम डिस्कस करते हैं।
चलिए, द वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो चेंज होता है, अगर पोजीशन एंड डायरेक्शन जो चेंज होता है, अगर उसको हम बताना होता है तो किससे बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बार फिर से देखिए, द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहते हैं एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज जो होता है उसको बताता है कौन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर, ठीक है, टी टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर ए था r1, और वही ओरिजिन से बी पॉइंट पर r2 हो गया। तो कहते हैं इनमें जो चेंज होता है वो क्या बताएगा? डेल्टा आर वेक्टर। और कहते हैं ये बता रहा है कि चेंज ऑफ द पोजीशन ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे कब आया। ओके, तो याद रखिएगा। तो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? चेंज ऑफ द पोजीशन बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ बाई द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पोजीशन। वही चीज़ है, ऑलरेडी ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। ओके, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द XY प्लेन, सपोज इट एट पॉइंट। वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी समझा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, डिस्कस करते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर x1 एंड y1, कहते हैं दो एक्सिस होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दो एक्सिस होता है, एक x1 एक y1, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, देखिए A and B are the x1 y1 and x2 y2, then the position vector of the object at point A r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अगर A पॉइंट की बात किया जाएगा और B पॉइंट पर, तो r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x1 i कैफ। यहाँ पर हम दो एक्सिस लेंगे x y। अगर A 1 पॉइंट है तो 1 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x2 y2। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r1 इक्वल टू लिख सकते हैं x1 आई कैप। क्यों? एक्स के साथ हमेशा कौन सा यूनिट वेक्टर रखा जाता है? आई कैप। ओके, और प्लस यहाँ पे y1 जे कैप लिख सकते हैं। ओके, क्यों? वाई एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है? जे कैप। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर r2। ओके, वेक्टर r2 बी पॉइंट पर। ओके, तो वही चीज़ बताना चाहता, r1 इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट बी पॉइंट r2 इक्वल टू हो गया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अब कह रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कैन गिवन बाई, ऑलरेडी हमने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन होगा, ए बताएगा डेल्टा आर शो करता है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, और हम लिख सकते हैं डेल्टा आर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? r2 माइनस r1, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है। चेंज ऑफ द पोजीशन इज कॉल्ड द क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहते हैं कि ओरिजिन से दो पॉइंट की जो चेंज ऑफ पोजीशन होता है वही बताता है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? r2 में से r1 को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर हम चेक करना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले x2 को x2 माइनस क्या करेंगे? x1, पहले एक एक्सिस का लेंगे, ठीक है, आई कैप। ओके, आई कैप यहाँ पर हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या? y2 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा जे कैप। ओके,
कोई प्रॉब्लम? चेंज ऑफ द पोजीशन, क्या हो गया? चेंज ऑफ द पोजीशन, इसी को बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, चलिए यहाँ पे चेक करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, जाहिर सी बात है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमेशा उसको कहाँ रखेंगे? रूट में रख करके उसका स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। तो जो वैल्यू दी जाएगी एक्स आई कैप का और जे कैप का, उसको क्या करेंगे हम? स्क्वायर करके जो चेंज ऑफ द एक्स पोजीशन, चेंज ऑफ द वाई पोजीशन, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम रूट में करके स्क्वायर करके सॉल्व करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? मॉड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, क्या मिलेगा? मॉड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो उससे कम हो सकता है या तो बराबर हो सकता है पाथ ऑफ द लेंथ, एक्चुअल पाथ। ओके, हो सकता है वेक्टर पोजीशन से, वेक्टर पोजीशन या पोजीशन वेक्टर से हो सकता है वो इक्वल है या लेस देन हो। याद रखिएगा कौन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर द थ्री। ठीक है, कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर थ्री डायमेंशनल इज गिवन बाय, कैसे? अगर थ्री डायमेंशन में है, बॉडी याद रखिएगा, थोड़ा सा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट याद रखिएगा थ्री डायमेंशन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में अगर मोशन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमेशा मॉड कैसे निकालेंगे? एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस वाई जे कैप का स्क्वायर प्लस जेड के कैप का स्क्वायर करेंगे। तीनों का क्या कर लेंगे? स्क्वायर करके हम यहाँ पे चेंज ऑफ द एक्स एक्सिस, चेंज ऑफ द वाई एक्सिस, चेंज ऑफ द जेड एक्सिस, उसके साथ हमेशा उसका यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चेंज ऑफ द एक्स एक्सिस, चेंज ऑफ द वाई एक्सिस, चेंज ऑफ द जेड एक्सिस का होल स्क्वायर करके रूट से बाहर निकाल के हम क्या निकालेंगे? पोजीशन या क्या उसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यू अंडरस्टैंड? तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो हमने अभी क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? ठीक है, द शॉर्टेस्ट, ठीक है, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन द टू पोजीशन वेक्टर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का बीच का क्या बताता है? शॉर्टेस्ट गैप बताता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक कैसा होता है? लीनियर लाइन होती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए बच्चों, ये क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। ओके, चलिए हम किसी वेक्टर का रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, क्या फर्क पड़ेगा वेक्टर पर? ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए बाई अ रियल नंबर, मान लो रियल नंबर के तौर पे मैंने किसको ले लिया? लेमडा को। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए है और रियल नंबर इसका लेमडा है। देन वी गेट अ न्यू वेक्टर एलोंग, तब हमें एक नया वेक्टर मिलता है किसके एलोंग? एलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए के डायरेक्शन के एलोंग हमें एक नया वेक्टर मिलेगा जब हम किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स लेमडा टाइम्स, कहते हैं जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेमडा टाइम क्या कर जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा या लेमडा टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर गिवन वेक्टर। सपोज देखिए बच्चों, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए है, मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है 3 यूनिट। ओके, 3 यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पर रियल नंबर मैंने रखा है 4। ठीक है, 4 एक रियल नंबर है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कहते हैं रियल नंबर का टाइम बढ़ जाता है, रियल नंबर का टाइम बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए क्या है, 3 यूनिट 3 इंटू 4। ओके, 3 टाइम बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, याद रखना कितना आएगा? 12। समझ में आया?
एक नया मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नया मैग्नीट्यूड मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ निगेटिव रियल नंबर, अगर निगेटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा निगेटिव है, देन द वी गेट अ वेक्टर हुज द मैग्नीट्यूड इज लेमडा टाइम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बट अ डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट वेक्टर। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अलोंग द डायरेक्शन मिलेगा। अगर रियल नंबर पॉजिटिव है, अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन मिलेगा अलोंग द वेक्टर। क्या मिलेगा? अलोंग द वेक्टर। अगर रियल नंबर निगेटिव है तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड तो जैसा है वैसा है, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। नेगेटिव ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज द अपोजिट। ओके, याद रखना, यहाँ पे माइनस ये बताता है कि वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, अपोजिट दैट। नेक्स्ट, हेंस लेमडा, यहाँ पे देखो लेमडा एक रियल नंबर है, यहाँ पे वेक्टर ए है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिला उतना टाइम। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का मल्टीप्लाई वेक्टर में हो जाएगा तो उतना इंक्रीज कर जाएगा। एंड वही बात अगर माइनस है, रियल नंबर निगेटिव है, वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर बता रहा माइनस लेमडा ए। जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर माइनस और प्लस होने के कारण माइनस ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ निगेटिव ये बताता है क्या? डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज अपोजिट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अपोजिट। ओके, अपोजिट, यहाँ पे निगेटिव के बजाय अपोजिट। ओके, चलिए क्लियर। यहाँ पे पॉजिटिव क्या बताता है? यहाँ पे पॉजिटिव होने के बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए along द वेक्टर ए। ठीक है, तो कहते हैं कि जो न्यू वेक्टर प्राप्त होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के along ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर अ वेक्टर ए, ओके, इज द मल्टीप्लाइड बाई अ रियल नंबर। ठीक है, जैसे लेमडा इक्वल टू 3 और द -4, वी गेट द 3a, वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3a टाइम बढ़ गया उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे 4 अगर लिया है -4, यहाँ पे 4 टाइम माइनस इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन माइनस निगेटिव ये बताता है क्या? अपोजिट डायरेक्शन। प्लस क्या बताएगा? अलोंग द डायरेक्शन। क्या बताएगा? अलोंग डायरेक्शन। ओके, समझ में आया बच्चों? प्लस माइनस ये बताता, अगर प्लस आता है, ठीक है, अगर प्लस आता है तो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज अलोंग द वेक्टर। ओके, और सेकंड क्या? अगर निगेटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर इज द अपोजिट ऑफ द वेक्टर। ओके, यहाँ पे माइनस ये बताता है अपोजिट। क्या बताएगा? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पॉजिटिव ये बताता है अलोंग द डायरेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्लियर करते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सुनिएगा, अगर हम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय द टाइम, ठीक है, टाइम के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि कारण है, आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। अगर टाइम का हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसमें? वेलोसिटी में। अगर टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? dx क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें कहते हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, कहते हैं अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 100% वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, और ऑलरेडी हम किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट एक नया वेक्टर मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट आल्सो इज अ वेक्टर और वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर। तो कहते हैं जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर जो न्यू वेक्टर बनता है उसका भी डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ही होगा जो पुराना आपका वेक्टर था। ओके,
समझ में आया बच्चों? चलिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं? मैंने अभी क्या डिस्कस किया? हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर एंड रियल नंबर के बारे में बताया। याद रखिएगा, अगर किसी भी वेक्टर का रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो न्यू वेक्टर जो बनेगा वो ओल्ड वेक्टर के डायरेक्शन की बात किया जाएगा तो अलोंग द डायरेक्शन होगा। जो पुराना वेक्टर था उसके अलोंग होगा। अगर रियल नंबर निगेटिव है तो याद रखिएगा जो न्यू वेक्टर फॉर्म होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने बताया कि अगर टाइम के साथ किसी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो न्यू वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ओल्ड वेक्टर। जिस वेक्टर का मैंने मल्टीप्लाई कराया, जो न्यू वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद बना, उसका डायरेक्शन और ओल्ड वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अलोंग होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम। ओके, समझ में आया बच्चों? बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टरों के बीच का मैग्नीट्यूड को शो करता है, रिजल्ट को शो करता है, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, चलिए इसका डिफिनीशन क्लियर करते हैं। चलिए देखिए इसका डिफिनीशन क्लियर करते हैं। चलिए, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज टू और मोर वेक्टर गिवन वेक्टर कंबाइंडली प्रोड्यूस। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है ऐसा वेक्टर। याद रखिएगा, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर, कहते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किसका? दो या दो से अधिक वेक्टर का क्या होता है? क्या होता है? इज डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर होता है जो दो वेक्टरों का सिंगल परिणाम बताता है, सिंगल मैग्नीट्यूड बताता है, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज वी और द मोर वेक्टर गिवन द वेक्टर कंबाइंडली प्रोड्यूस। सारे वेक्टर को कंबाइंडली प्रोड्यूस करता है, बताता है। रिजल्टेंट वेक्टर सभी वेक्टरों का कंबाइंडली एक रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। वी आर टू केस, इसके दो केस में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट, व्हेन टू वेक्टर आर द एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल जैसे क्या पिक्चर में शो किया गया। कंसीडर द वेक्टर ए एंड बी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज शोन बिलो। तो इससे क्या बताता है? यहाँ भी इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, आइए देखते हैं। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज गिवन बाय अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एज द सेम एज द ए और बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, वेक्टर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रिस्पेक्टिव वेक्टर, दैट इज द, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर को आर, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो बिल्कुल क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम क्या करेंगे? सम ऑफ। क्या करेंगे? सम ऑफ। दोनों वेक्टर को आपस में ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी? रिजल्टेंट वेक्टर को बता देगी। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सम ऑफ द वेक्टर हो जाएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा? तब सब्ट्रैक्ट ऑफ द देम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसलिए बोला है कि यहाँ पर 10 द रिजल्टेंट वेक्टर इज, ठीक है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। याद रखना, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यू अंडरस्टैंड? अगर इस पर न्यूमेरिकल देखा जाए तो चेक करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं 5 यूनिट एंड 4 यूनिट, ओके,
5 यूनिट एंड 4 यूनिट, मैंने दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? वेक्टर ए के स्थान पे हम लिखेंगे 5 यूनिट प्लस क्या लिखेंगे 4 यूनिट, दोनों ऐड कर लेंगे वेक्टर आर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्या 9 यूनिट। ओके 9 यूनिट, यू अंडरस्टैंड। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन एज द बोथ वेक्टर। ओके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम हो जाएगा अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो। ओके बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा याद रखिएगा क्या बताता है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो याद रखिएगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ द टू वेक्टर, यानी सम ऑफ द बोथ। वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर क्या शो कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बता रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर। यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, केस सेकंड हम स्टडी करते हैं। केस सेकंड क्या बताता है? चलिए केस सेकंड, व्हेन टू वेक्टर आर द एक्टिंग इन द मल्टी म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। अगर याद रखिएगा दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी। ओके अगर एक दूसरे से क्या है? म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? कंसीडर द वेक्टर ए एंड बी आर द एक्टिंग इन द म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन एज सोन द बिलो, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज गिवन बाय द वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन सेम एज द ऑफ वेक्टर विथ लार्जर मैग्नीट्यूड, then the magnitude of the resultant vector will be equal a minus b। याद रखना अगर हम सपोज दैट एक वेक्टर का अगर बात करें तो वेक्टर a को अगर हम ग्रेटर देन मान ले वेक्टर b से, तो कहते हैं जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसी एक के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन उसी के अपोजिट जाएगा। या अगर a का वेक्टर देखेंगे, a का वेक्टर या एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लार्जर देन द बी है तो इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन की बात किया जाएगा तो अलोंग द ए हो जाएगा। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए के कंपेयर में बड़ा है तो याद रखना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, कंपेयर करेंगे। तो कहते हैं ऐसे कंडीशन में जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर आर इक्वल टू, अगर सपोज दैट मैंने वेक्टर ए को बड़ा माना है एज अ मैग्नीट्यूड तो क्या करेंगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर बात किया जाएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर। कहते हैं कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट उसी के डायरेक्शन मिलेगा, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके जिस मैग्नीट्यूड का जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन उसी के अलोंग मिलेगा। तो वही चीज़ बोलना चाहता है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर गिवन बाय द वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर विद द लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द इक्वल, वेक्टर ए क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दस द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ए माइनस बी। यू अंडरस्टैंड। करें अगर, सोचिएगा अगर वेक्टर बी बड़ा है वेक्टर ए से तो देन द डायरेक्शन ऑफ आर इज अलोंग द बी। यू अंडरस्टैंड। अगर यही पॉइंट बात किया जाए वेक्टर ए इज ग्रेटर देन बी देन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज अलोंग द ए। मैंने यही बताया आपको, यही डिस्कस करके बताया कि कहते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और बी, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन उसी के अलोंग जाएगा। ओके, कोई बात क्लियर हुई? समझ में आया बच्चों? ओके, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 100% आपको समझ में आएगा। ओके,
कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। कहते हैं ना कि जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर भी हों और उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। ऐसा कौन से कंडीशन है हमारे फिजिक्स में जहां पे जीरो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है? कुछ तो होगा जरूर, आइए डिस्कस करते हैं। चलिए, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। If three vector acting on a point object at the same time are represented in the magnitude and direction by the three sides of a triangles taken in the same orders, their resultant is zero, then the object is said to be the equilibrium. Very important बच्चों, अगर आप दिमाग लगाइए तो अगर आप बच्चे जो जानते हैं तो बता सकते हैं। आप सोचिए, किसी एक ऑब्जेक्ट पर सेम रिजल्टेंट के, ओके, सेम रिजल्टेंट के तीन वेक्टर काम कर रहे हैं। ओके, थ्री वेक्टर लगाए गए हैं, तो कहते हैं यहां पर उसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा ना, नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आप बात करेंगे तो आप फिजिक्स में लॉमिस थ्योरम पढ़े होंगे। सपोज दैट मैं यहां पर एक बॉडी ले रहा हूं, एम मास की बॉडी है, यहाँ पे थ्री इक्वल फोर्स, कैसा? एफ और एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। इक्विलिब्रियम माने नो मोशन, बिल्कुल स्थिर। तो कैसे? ऐसे कंडीशन पे क्या बनता है? इक्विलिब्रियम बनता है जब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही क्या हो जाए? जीरो। क्यों? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ए भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और तीनों फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो इसी को बोल सकते हैं क्या? जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, क्या बोल सकते हैं? जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। वही चीज बोला है इस पॉइंट में, बिल्कुल वही बात क्लियर किया गया है। ओके, जैसे अगर बात किया जाए तो एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं? चलिए देखिए। ओके, तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट की बात किया जाएगा, क्या आएगा? जीरो। ओके, क्या आएगा? जीरो। समझ में आया बच्चों? चलिए पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम्स आर रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। ऐसे कंडीशन में बॉडी हमेशा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा होगा? इक्विलिब्रियम होगा, यानी नो मोशन। ओके, बिल्कुल स्थिर। समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलिए, कंसीडर द थ्री वेक्टर ए बी सी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट बाई ओ पी, पी क्यू एंड ओ क्यू। पिक्चर में दिया हुआ है, क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल के द्वारा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है। तो कह रहे हैं यहाँ पे OQ वेक्टर C से रिप्रेजेंट किया गया है, PQ वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया है, PO वेक्टर A से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सुनिएगा, यहाँ पे OP, PQ एंड QO रिप्रेजेंटली यहाँ पे क्या लिखेंगे? A अपान देखो, A अपान क्या होगा? OP, B अपान PQ, C अपान क्या लिखेंगे? QO। सिमिलरली इफ द नंबर्स ऑफ वेक्टर एक्टिंग इन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेरियस साइड ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर्स, देयर द रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो एंड द ऑब्जेक्ट विल बी इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे वेक्टर, ओके, जैसे सिमिलरली इफ द नंबर्स ऑफ द वेक्टर एक्टिंग ऑन द एन ऑब्जेक्ट द सेम टाइम्स आर द रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेरियस साइड ऑफ द क्लोज पॉलीगन। क्लोज पॉलीगन माने बंद आकृति। ओके, बंद आकृति। टेकन इन द सेम ऑर्डर्स, अगर सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो देयर द रिजल्टेंट वेक्टर
इज जीरो एंड द ऑब्जेक्ट विल बी द इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर दिया वेक्टर ए से बी पॉइंट पे गया और बी से सी पॉइंट पर, सी से डी पॉइंट पर। सबका डायरेक्शन याद रखिएगा, डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम। अगर सेम डायरेक्शन में सारे वेक्टर हैं तो याद रखिएगा उसका नेट रिजल्टेंट की बात किया जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। कहते हैं पॉलीगन में अगर एक ही ऑर्डर में सारे वेक्टर लगे हुए हैं तो उसका नेट रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। तो यहाँ पर दिया हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ओ ए, ठीक है, ओ ए बी सी, सारे ऐड करने के बाद सारे आ जाएंगे क्या? जीरो। तो कहते हैं जो पॉलीगन्स होते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर आपस में ज्वाइन अप हैं तो हमेशा याद रखिएगा नेट रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और इसी को हम बोल सकते हैं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ओके बच्चों, अभी आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा लॉमिस थ्योरम। लॉमिस थ्योरम ये बताता है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अलग अलग एंगल से, ठीक है, अलग अलग सेम एंगल से थ्री फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर काम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में बॉडी एज अ इक्विलिब्रियम होती है। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी एट द रेस्ट पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए बस आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।